हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर फेज इक्विलिब्रियम एंड कोरोजन को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं विवेक गौतम आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने के लिए मेरे दूसरे वीडियोस भी देखें। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का टॉपिक है फेज इक्विलिब्रियम एंड कोरोजन। इस चैप्टर को हम कुछ पॉइंट्स में स्टडी करेंगे और ये पॉइंट हैं इंट्रोडक्शन, सेकेंड पॉइंट फेज डायग्राम ऑफ सिंगल कंपोनेंट सिस्टम दैट इज वाटर सिस्टम, फेज डायग्राम ऑफ बाइनरी eutectic system that is copper silver system, and the last one is corrosion types, mechanism and their prevention। तो आज हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम पहले ये जानते हैं कि ये फेज रूल किसने दिया और क्यों दिया। तो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलार्ड गिब्स। इन्होंने ये फेज रूल दिया। एक्चुअली होमोजीनस सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए तो बहुत सारे रूल पहले से थे, बट हेट्रोजीनस सिस्टम को एक्सप्लेन करने वाला कोई रूल नहीं था। इसलिए हेट्रोजीनस सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए ही विलार्ड गिब्स ने फेज रूल दिया। अब ये फेज रूल क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ नंबर ऑफ फेजेस एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बाय 2। अगर इस डेफिनेशन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो कुछ इस तरह होता है, P प्लस F इक्वल्स टू C प्लस 2। इसको और आसान तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल इज दैट द सम ऑफ नंबर ऑफ फेजेस एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू नंबर ऑफ कंपोनेंट प्लस 2। द सम ऑफ नंबर ऑफ फेजेस एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्लस 2। अब इसको अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें तो कुछ इस तरह हो सकता है, F इक्वल्स टू C माइनस P प्लस 2। इसे एक्चुअली में फेज रूल ही बोलते हैं। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमने बाहर निकाल लिया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स माइनस नंबर ऑफ फेजेस प्लस 2, where P stand for number of phases, C stand for number of components, F stand for number of degree of freedom. Gibbs phase rule provides a general relationship among degree of freedom F, number of phases P and number of components C. अब हम इसके फेज रूल के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को देखेंगे। तो कुछ पॉइंट्स हमने समराइज किए हुए हैं, उनको स्टडी कर लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ फेज रूल। इसका फर्स्ट एडवांटेज है इट गिव्स सिंपल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स। इक्विलिब्रियम स्टेट्स को क्लासीफाई करने का यह एक सिंपल मेथड है। सेकेंड वन, इट कन्फर्म्स दैट डिफरेंट सिस्टम हैविंग द सेम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम बिहेव इन सेम मैनर। अगर कई सारे सिस्टम हैं, डिफरेंट टाइप के सिस्टम हैं, बट उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम एक है, तो वो
एक समान ही व्यवहार करते हैं। थर्ड पॉइंट, इट प्रेडिक्ट्स द बिहेवियर ऑफ सिस्टम्स व्हेन चेंजेस इन वेरिएबल्स लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ये वेरिएबल्स बोले जाते हैं, इनको वेरी करके सिस्टम को हम समझते हैं। तो अगर प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में चेंजेस करते हैं, इन वेरिएबल्स में चेंजेस करते हैं, तो सिस्टम किस तरह का बिहेव करेगा इसका प्रोडक्शन भी करता है। द लास्ट वन इज इट इज़ एप्लीकेबल टू फिजिकल एज वेल एज केमिकल रिएक्शंस। ये दोनों तरह की रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल होता है, फिजिकल के लिए भी और केमिकल के लिए भी। सेम लाइक डिसएडवांटेज ऑफ फेज रूल देखते हैं, इसे भी कुछ पॉइंट्स में समराइज किया है। फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ एप्लीकेबल टू हेट्रोजीनस सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। साम्यावस्था में किसी हेट्रोजीनस सिस्टम को में ही ये एप्लीकेबल होता है फेज रूल, किसी भी होमोजीनस सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय ओनली टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन। और ये फेज रूल केवल और केवल टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन से ही इन्फ्लुएंस्ड होता है, किसी और से नहीं। एंड द लास्ट वन इज इट डज नॉट कंसीडर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इन्फ्लुएंसेस। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इन्फ्लुएंसेस को ये कंसीडर नहीं करता है। तो चलिए आइए हम कुछ चीज़ें और अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स। इस फेज रूल में जो टर्म्स आने वाले हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट है फेजेस, जिसे कैपिटल P से डिनोट करते हैं। सेकेंड वन है कंपोनेंट, और कहीं कहीं इसको कंपोजिशन भी बोलते हैं, और इसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं। एंड द थर्ड इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसे कैपिटल F से डिनोट करते हैं। तो ये टर्म्स हैं, उन टर्म्स में सबसे पहले मैं फेज़ की बात करूँगा। फेज़ को समझते हैं क्या होता है। तो फेज़ की अगर डेफिनेशन की बात करें तो कुछ इस तरह है, दिस इज़ डिफाइंड एज होमोजीनस एंड फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ अ सिस्टम विच इज़ बाउंडेड बाई अ डेफिनिट बाउंड्री एंड मैकेनिकली सेपरेबल फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम। यानी इसका मतलब फेज एक ऐसा सिस्टम है जो होमोजीनस होता है और देखने में पूरे सिस्टम से अलग होता है, फिजिकली डिस्टिंक्ट होता है, और उसकी एक निश्चित बाउंड्री होती है। साथ ही उसे सिंपल मैकेनिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं पूरे सिस्टम से। इस डेफिनेशन को हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल है वाटर सिस्टम का। वाटर सिस्टम में आइस जो सॉलिड फॉर्म में होता है, वाटर जो लिक्विड फॉर्म में होता है, एंड वेपर जो गैसेस फॉर्म में होता है। ये एक 3 फेज सिस्टम का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। इसको हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि हम एक कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर में वाटर फिल कर देते हैं, हाफ फिल, और उसमें एक पीस आइस का डाल देते हैं जो उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है। और जब कंटेनर को बंद करते हैं तो उसके अपर पार्ट में कुछ वेपर्स बन जाती हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाटर के तीनों फेज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, वाटर लिक्विड, आइस सॉलिड, वेपर गैस। तो इस कंटेनर के थ्रू हम इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले होमोजीनस होता है। तो अगर देखें हम तो ये तीनों चीज़ें, आइस अपने आप में होमोजीनस है, वाटर अपने आप में होमोजीनस है, वेपर अपने आप में होमोजीनस है। पहली कंडीशन तो फुलफिल हुई। दूसरी कंडीशन है फिजिकली डिस्टिंक्ट। अब देखें तो आइस इस पूरे सिस्टम में एक अलग से दिखता है, वाटर भी अलग से दिख रहा है, फिजिकली डिस्टिंक्ट है, वेपर भी अलग से दिखता है, ये भी फिजिकली डिस्टिंक्ट है। देन एक डेफिनिट बाउंड्री होती है। तो अगर हम देखें इस कंटेनर के अंदर तो आइस की एक निश्चित बाउंड्री है, वाटर की भी एक निश्चित बाउंड्री है, और वेपर की भी एक निश्चित बाउंड्री है।
एंड द लास्ट कंडीशन है मैकेनिकली सेपरेबल। तो इस कंटेनर को देख के हम आसानी से समझ सकते हैं कि इस वेपर को हम चाहे तो दूसरे किसी कंटेनर में डाल सकते हैं और इस आइस को भी किसी सीव या छन्नी के माध्यम से आसानी से अलग कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल इस फेज़ की डेफिनेशन को पूरी तरह से फुलफिल करता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स फॉर्म्स वन फेज सिस्टम। अगर कुछ लिक्विड्स हम लेते हैं एक साथ और आपस में वो मिसिबल हैं, कंप्लीटली मिसिबल हैं, तो वो वन फेज सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। इसको भी हम एक कंटेनर या एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। एक कंटेनर लेते हैं, उसमें हम वाटर डालते हैं और फिर अल्कोहल डालते हैं। हम जानते हैं वाटर और अल्कोहल एक दूसरे में कंप्लीटली मिसिबल होते हैं, तो डालने के बाद ये एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे और अपनी अलग पहचान खो देंगे और वो मिलकर वन फेज सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। थर्ड, NaCl डिजॉल्व इन वाटर फॉर्म्स वन फेज। एक कंटेनर लेते हैं और उसमें पहले वाटर डालते हैं, वाटर डालने के बाद उसमें NaCl डालते हैं, NaCl को थोड़ा सा स्टायर करते हैं और कुछ समय बाद देखते हैं तो ये NaCl पूरे वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और वन फेज बनाता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम चाहें कि NaCl देख लें वाटर में कहाँ है तो वो नहीं दिखेगा, वो वन फेज सिस्टम बन गया है। फोर्थ, मिसिबल गैसेस, ऑल टाइप ऑफ मिसिबल गैसेस फॉर्म्स वन फेज सिस्टम। हर तरह की आपस में मिसिबल जो गैसेस होती हैं वो भी वन फेज सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो फेज समझ लिया हमने। अब इसका दूसरा टर्म है कंपोनेंट, जिसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है, द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स मे बी डिफाइंड एज द मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स यूजिंग विच कंपोजिशन ऑफ ऑल द फेजेस कैन बी डिफाइंड। अब यहाँ दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, दूसरा कंपोनेंट्स। ये एक्चुअली में दोनों एक ही अर्थ में यूज़ होते हैं, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स मतलब कंपोनेंट्स, बट अगर थोड़ा सा इसको तरीके से समझने की कोशिश करें तो इसमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं। डिफरेंसेस ये कि केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स जो होता है वो थोड़ा छोटा पार्ट है और कंपोनेंट्स थोड़ा सा बड़ा पार्ट है। इसको भी हम एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल में हम वही वाटर सिस्टम लेते हैं जिसमें 3 फेजेस होते हैं। अभी ऊपर हमने देखा आइस ये सॉलिड फेज में होता है, वाटर लिक्विड फेज में होता है एंड वेपर गैसेस फेज में होता है। अब अगर आइस का केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हम देखें तो वो क्या होता है H2O, और वाटर का देखें तो उसका भी H2O होता है। इसी तरह वेपर का भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स H2O होता है। तो इस पूरे वाटर सिस्टम को अगर एक्सप्लेन करना है तो केवल और केवल हम H2O से एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी मिनिमम रिक्वायर्ड केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स यहाँ पे क्या है H2O। केवल और केवल H2O के माध्यम से हम चाहें तो पूरे सिस्टम को कम्प्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड वन कंपोनेंट सिस्टम। कैसा सिस्टम है ये? वन कंपोनेंट सिस्टम। आगे देखते हैं। अब हम एक 2 कंपोनेंट सिस्टम का एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ देखिए क्लोज चैम्बर में हमने कुछ लिया हुआ है और क्या लिया है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है। एक तो CaO जिसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा CO2 जिसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3 इन क्लोज चैम्बर। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो हमें 3 कंस्टिट्यूएंट्स दिख रहे हैं। पहला CaCO3, दूसरा CaO और तीसरा CO2। एक्चुअल में यहाँ पे 3 कंस्टिट्यूएंट्स हैं, बट इन तीनों कंस्टिट्यूएंट्स की अगर हम फेजेस की बात करें तो CaCO3 सॉलिड होता है, CaO ये भी सॉलिड है और CO2 गैस है।
यानी फेज़ यहाँ पे दो हैं, दो सॉलिड हैं एक गैस। लेकिन अगर इस पूरे सिस्टम को हमें डिफाइन करना हो तो मिनिमम रिक्वायर्ड ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स क्या हो सकते हैं जिससे हम सिस्टम को डिफाइन कर पाएँ। तो ये सॉलिड, इन दोनों सॉलिड में से कोई एक सॉलिड मिल जाए और ये दूसरा फेज़ है जो गैसेस, ये मिल जाए, तो एक ये और दूसरा ये। तो अगर हमें दो कंस्टिट्यूएंट्स भी मिल जाते हैं तो हम सिस्टम को पूरी तरह से कम्प्लीटली डिफाइन कर देते हैं। तो इस तरह टू सिस्टम ही रिक्वायर्ड है, सिस्टम टू कंस्टिट्यूएंट्स ही रिक्वायर्ड है सिस्टम को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए। सो इट इज़ कॉल्ड टू कंपोनेंट सिस्टम। पहले हमने देखा था वन कंपोनेंट सिस्टम का एग्जांपल जो वाटर सिस्टम था, और ये हमने देख लिया CaCO3 का डिकम्पोजिशन जो टू कंपोनेंट सिस्टम का एग्जांपल है। तो अब इसके तीसरे टर्म जिसका नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको समझते हैं, जिसे कैपिटल F से डिनोट करते हैं, और साथ ही इसे डिग्री ऑफ वेरिएंस भी बोलते हैं। तो द डिग्री ऑफ फ्रीडम मे बी डिफाइंड एज द मिनिमम नंबर ऑफ variables, pressure, temperature and composition which must be specified to describe all the phases of the system। अब ये डेफिनेशन क्या कर रही है कि किसी भी सिस्टम को completely डिस्क्राइब करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है उसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। किसी भी सिस्टम को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स यानी प्रेशर, टेम्परेचर और कंपोजिशन की ज़रूरत पड़ती है उसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। इफ़ डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू 0, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 0 आती है, इट मीन्स ये नॉन वेरिएंट है। नॉन वेरिएंट का मतलब हुआ नो चेंज इन एनी वेरिएबल, यानी जो भी वेरिएबल्स दिए होंगे प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन, उनमें से किसी को भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर उसे हम चेंज करेंगे तो पूरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो F इक्वल्स टू 0, तो ये क्या होगा, नॉन वेरिएंट या इनवेरिएंट भी बोल सकते हैं। इफ़ F इक्वल्स टू 1, अगर F की वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 1 आती है तो ये मोनोवेरिएंट कहलाता है। मोनोवेरिएंट बोल सकते हैं या यूनिवेरिएंट बोल सकते हैं, और इसका मतलब हुआ केवल और केवल वन वेरिएबल कैन बी चेंज्ड, केवल एक ही वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं और दूसरा वेरिएबल उसके अकॉर्डिंगली फिक्स हो जाता है। इफ़ F इक्वल्स टू 2, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 2 आती है तो ये बाई वेरिएंट कहलाता है। बाई वेरिएंट का सीधा मतलब हुआ कि टू वेरिएबल्स कैन बी चेंज्ड, कि हम कोई भी दो वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम। ये वेरिएबल्स क्या हैं, P प्रेशर, T टेम्परेचर, C कंपोजिशन। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो में हम फेज डायग्राम ऑफ सिंगल कंपोनेंट सिस्टम जो कि वाटर सिस्टम है उसको स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।